चंद्रयान 3.0 के बाद मंगल का खून नहीं रे, मंगलयान 2.0 आने वाला है। तो मंगलयान 1 मिशन के बारे में तो हम सबको पता ही होगा कि कैसे इसरो ने भारत का नाम रोशन किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, क्योंकि वो बन गया था पूरे विश्व का पहला देश जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स मिशन पे सफलता हासिल करी थी। और मिशन 2 मिशन 1 से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। कैसे अलग होने वाला है, कब अलग होने वाला है, क्यों अलग होने वाला है, कैसे कैसे अलग होने वाला है, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल टेक कोच तनुजा। मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे फटाफट से। देखो भाई, मार्स मिशन 2 के बारे में जानने के पहले अगर तुम्हें नहीं पता है मार्स 1 के बारे में तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। तो मैं फटाफट से ये बता दूं कि मार्स मिशन 1 में क्या क्या हुआ था। तो 25 नवंबर 2013 में PSLV रॉकेट के द्वारा इसरो ने अपना पहला इंटर प्लानिटरी मिशन लॉन्च किया था। इंटर प्लानिटरी का मतलब होता है एक प्लानिट से दूसरे प्लानिट पे पहुंचना, क्योंकि उससे पहले तो इसरो सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगा रहा था या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मून ऑर्बिट के अराउंड। 24 सितंबर 2014 में हमारा ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर मार्स के ऑर्बिट के अंदर घुस भी गया। मकसद इतना था कि 3-4 महीने तक भी वहाँ टिक जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। पर ये सिर्फ 3-4 महीने नहीं भाई, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 महीने भी नहीं भाई, 8 साल पूरे के पूरे बिता कर आया वहाँ पर। और इन 8 सालों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसरो को दी, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी मार्स को लेकर। पहले मिशन को कहा गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन, क्योंकि इसका काम सिर्फ ऑर्बिट तक पहुंचना था। और ये सारा काम इसरो ने पूरा किया था, वो भी सिर्फ 450 करोड़ की लागत में। इतने में तो हॉलीवुड की मूवीज़ बन जाती है। भारत अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से तो जाना जाता ही है, और सस्ते और टिकाऊ की जब हम बात करते हैं तो हमसे अच्छा एग्जाम्पल और कौन हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंगलयान 2 यानी मार्स लैंडर मिशन लॉन्च होने वाला है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इस बार ये लैंड पर उतरेगा, सिर्फ ऑर्बिटर से काम नहीं चलेगा। मतलब इस बार ऑर्बिटर के साथ साथ मार्स पर पहुंचेंगे रोवर यानी रोबोटिक कार, हेलीकॉप्टर, एडवांस स्काई क्रेन और सुपरसोनिक पैराशूट। और ये सारी बातें मैं कर रही हूँ रिसेंटली छपे आर्टिकल्स के बेसिस पे, जो कि इसरो ने खुद प्रेजेंट करे हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को। और वो सारी बातें डिस्क्लोज करी है कि हमारा मिशन 2 किस तरीके का होने वाला है। इस बार इसरो ने अपने ट्रेडिशनल मेथड को धोखा दे दिया। ट्रेडिशनल मेथड में हम एक एयरबैग और रैम भेजते थे। एयरबैग की वजह से प्रिसाइज लैंडिंग होने में थोड़ी दिक्कत होती थी और अंदर के इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने का खतरा भी होता था। पर इस बार इसरो ने नासा के परसिवियरेंस रोवर लैंडिंग से इंस्पायर होकर ये सारे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करे। पर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्या है भाई? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मार्स का यानी रेड प्लैनेट का सरफेस मून की तरह सिल्की मिल्की तो है नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसा दिखता है। और ऐसे सरफेस में स्मूथ लैंडिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए गए। आप समझते हैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट का काम क्या क्या होगा। हमारा सुपरसोनिक पैराशूट, जो कि नॉर्मल पैराशूट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैराशूट जो हम अर्थ पे यूज़ करते हैं वो अर्थ के थिक एटमॉस्फेयर के हिसाब से होता है। और सुपरसोनिक पैराशूट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मार्स के थिन एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ स्पेशल तरीके के टूल्स भी यूज़ करे गए हैं। इस पैराशूट का काम ये होगा कि जब हमारा स्पेसक्राफ्ट मार्स के सरफेस में लैंड करने वाला होगा तो उससे पहले उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा ताकि वो स्मूथ लैंडिंग कर पाए। एडवांस स्काई क्रेन की वजह से हमारा रोवर स्मूथली सरफेस पर पहुंच पाएगा। और इसके साथ जाएगा एक हेलीकॉप्टर जो 100 मीटर की उड़ान भर के रेड प्लैनेट के थिक एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा और साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करके साइंटिस्ट के पास भेजेगा। तो भाई ये सब चीज़ें सुनने में जितनी ज़्यादा आसान लग रही है ना, एग्जीक्यूट करने में इससे कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मुश्किल क्यों? क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के बीच सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने आएगा वो है कम्युनिकेशन का। वो कैसे? तो भाई बात इतनी सी है कि अर्थ और मार्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और दोनों ही सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो इन दोनों की 2 अलग अलग फेस होते हैं।
एक फेज जिसमें दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास तो नहीं बट हाँ बेस्ट पॉसिबल पास। और जब ये एक दूसरे के पास में होते हैं तो अर्थ से मार्स की तरफ सिग्नल भेजने में 3 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। और इसी तरीके से जब ये दूर वाले फेज में होते हैं तो 6 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है सिग्नल भेजने में। इसीलिए इसरो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के पहले रिले सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जो कि कम्युनिकेशन रिले ऑर्बिटर है। ये टेलीफोन एक्सचेंज की तरह काम करेगा और लैंडर और इसरो के बीच में संपर्क साधेगा। और इसमें लगे होंगे VNIR और IR कैमरा। रिले सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा PSLV रॉकेट के थ्रू, जो कि इसरो का मोस्ट ट्रस्टेबल रॉकेट है। और मंगलयान 2 मिशन लॉन्च होगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट की हेल्प से, जो कि इसरो का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। तो भाई इतने सारे पैसे और इतनी सारी मेहनत मार्स पे सिर्फ घूमे घूमे करने के लिए तो चला ही नहीं जा रही है। इन सब का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये होगा अर्ली स्टडी ऑफ मार्स, मतलब क्या हज़ारों साल पहले मार्स के सरफेस में कभी भी पानी था, जिससे ये पता लग सके कि क्या मार्स लाइफ को सपोर्ट करता है या नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा इसका स्टडी लीकिंग एटमॉस्फेयर। नासा ने अपने सक्सेसफुल मिशन के बाद बताया था कि मार्स के अपर एटमॉस्फेयर से हीलियम गैस स्पेस में लीक हो रही। तो इसरो का भी काम यही होगा कि इस बात को एनालाइज करना कि अगर गैस लीक हो रही है तो किस रेट से लीक हो रही है। तीसरा है डस्ट रिंग अराउंड द मार्स। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि मार्स के अपने 2 मून हैं, फोबोस एंड डेमियोस, और ये दोनों ही मून बहुत लूज और डस्टी नेचर के होते हैं। जब भी ये किसी एस्टेरॉयड से टकराते हैं तो कोलिजन की वजह से डस्ट प्रोड्यूस होता है, और ये डस्ट मार्स के अराउंड एक रिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये रिंग ठीक सैटर्न की तरह ही होता है, लेकिन बहुत स्मॉलर स्केल में। पर अभी तक ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि मार्स के अराउंड ऐसा कोई डस्ट रिंग है या नहीं। तो अब ये मिशन कब तक लॉन्च होगा, इसका जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।